हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसकी स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है। आई होप आपको पसंद आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें सॉन्ग फैमिली की ओनली डॉटर जिंग जैन दिखाई जाती है, जिसके पेरेंट्स उसकी शादी बिजनेस के लिए ज़बरदस्ती लिन फैमिली के साथ करवा रहे थे, बट वो करने को रेडी नहीं होती। उसकी मॉम अपने हस्बैंड को कुछ और आइडिया लगाने के लिए कहती हैं, तो तभी उन्हें अपनी मेड वेवे का ख्याल आता है, जो सुंदर भी काफ़ी थी। चिंगयान की जगह पे वो ज़बरदस्ती उसे ही जी हैन से शादी करने को कहते हैं। वो अपनी इल मॉम को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, पर इन्हें पैसों का लालच। वो फोर्सफुली वेवे को रेडी करके लिन फैमिली की तरफ से आए बंदों के साथ फिर वहाँ से भेज देते हैं। वेवे को एक रूम में छोड़ के गार्ड साहब तो वहाँ से चले ही गए थे। अब ये तो रूम में एक लेटे हुए पर्सन को ही देखती है, जो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो जी हैंड था। एक डिजीज़ की वजह से ना तो वो आंखें खोल पाता था और ना ही हिल। सो तभी तो चिंग मैडम पीछे हट गई। ये तो अब हंसने लगती है कि चलो अच्छा है, इतना इल है तो जल्दी मर जाएगा एंड इसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी। मैं तो अपनी मॉम के साथ फिर बहुत ही ऐश करूँगी। अभी तो ये सब सोच ही रही होती है कि ऊपर से जी हैन की मॉम अपनी डॉटर इन ला को देखने आती हैं। वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसे देख के बहुत खुश होती हैं कि शुक्र है तुमने बाकी गर्ल्स की तरह मेरे बेटे को रिजेक्ट नहीं किया। साथ में उसे इसकी इलनेस का भी बताने लगती हैं कि डॉक्टर्स ने बताया है कि इसके ठीक होने के सिर्फ 1% ही चांस हैं। वेल वो इसे भी मिस नहीं करना चाहती थी। अपना फैमिली ब्रेसलेट देने के साथ साथ वो उसे यूज़ करने के लिए कुछ मनी भी देती हैं कि जितनी चाहे तुम शॉपिंग करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अब उसके तो जी हैन को लेके ख्यालात बदल ही गए थे। नहीं, मुझे इसकी केयर करनी होगी डेली। वो तो फिर इसका बहुत ही अच्छा ख्याल रखती है। एंड जब वो इसकी बॉडी वाइप कर रही होती है तो एक दफ़ा उसमें खो ही जाती है कि चाहे ये सो भी रहा है बट फिर भी कितना हैंडसम है। एंड देन उसी के शोल्डर पे टेक लगा के सो जाती है। इधर ये घर वाले परेशान के वेवे को गए काफ़ी दिन हो गए हैं, बट उसने हमें प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस का नहीं बताया। उसी काम के लिए ही तो हमने उसकी लिन फैमिली में शादी कराई। अब ये चिंग जैन को वेवे को कॉल करने के लिए कहते हैं और वो कर भी लेती है कि काम का बताओ। वो तो आगे से कॉल ही डिस्कनेक्ट कर देती है कि आप लोगों ने बस यही बात करने के लिए मुझे कॉल की। अब ये परेशान के वेवे की तो वहाँ पे जाके पर ही निकल आए हैं। मॉम तो इसके लिए बहुत सारी शॉपिंग किए फिर रही थी और साथ में इसे घुमाने ले जाने का भी डिसाइड कर ही चुकी होती हैं। ये उन्हें कहती भी है कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतना कुछ तो मेरे लिए कर रही हैं। पर नहीं, उन्हें तो वे अपनी बेटी की तरह ही लगती थी। वो तो इसके लिए ये सब करके उल्टा बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। सो स्वीट, ऐसी सासू माँ तो हर लड़की ही डिज़र्व करती है। वेल अगले दिन वेवे जैसे ही बाहर से घर आती है तो सामने से जी हैन को रूम में ना देख के बहुत ही परेशान हो गई थी कि ये किधर गया। उसे फिर पूरे घर में ही ढूंढने लग जाती है पर वो दिखाई नहीं देता। अब ये बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई थी एंड फिर तो मॉम के सामने इमोशनल भी हो जाती है कि कहीं जी हैन की डेथ तो नहीं हो गई। वो कितना यंग था, इस एज में उसे मरना तो नहीं चाहिए था। अब मैं क्या करूँगी उसके बिना जी के। तभी ऊपर से जी हैन की एंट्री होती है कि कौन मरा, मैं तो ज़िंदा हूँ। अब ये शौक वो कम्प्लीटली ठीक हो चुका था। इसे थोड़ी सी टेंशन तो होने लगती है कि अगर इसे पता चल गया कि मैं चिंग जैन नहीं बल्कि सॉन्ग फैमिली की मेड हूँ तो फिर क्या होगा। बेचारी बहुत ही कंफ्यूज हो गई थी। ये मन में सोचने लगता है कि मुझे जिंदा देख के ज़रूर डिसअपॉइंट ही हो गई होनी है, क्योंकि इसने तब वेवे की बातें सुन ली थी जब इसने इसके मरने के बाद प्रॉपर्टी लेने की बात इसी के सामने ही की थी। अभी मॉम खुश होकर इन्हें रेस्टोरेंट ले जाने की बात करती हैं। वैसे भी आज जिहान सिर्फ वेवे की इतनी ज़्यादा केयर करने की वजह से ही ठीक हुआ था। खाना खाते हुए वो इसे वेवे को भी खिलाने के लिए कहती हैं कि तुम उसके हस्बैंड हो, उसका ख्याल रखो। मजबूरी में उसे खिलाना भी पड़ जाता है। साथ में इसने वेवे को लेके इन्वेस्टिगेशन करना भी स्टार्ट कर दी थी। रात को ये सोफे पे सोने की बात करती है तो वो कहता है कि वहाँ क्यों, मेरी वाइफ हो तो मेरे साथ बेड पे ही सोगी ना। इवन कि वो उसे बेड पे गिरा के टच करने ही लगता है कि वो ब्लश करती हुई फौरन से साइड पे हो जाती है।
अब नेक्स्ट डे हमें फिर इसे पेंटिंग बनाते हुए ही दिखाया जाता है, जो कि ये मौसम को एंजॉय करते हुए बहुत अच्छी बना रही थी। पीछे से किसी के आने की आवाज़ सुन के ये उसे मॉम समझ के ब्रश पकड़ाने को कहती है। अब जैसे ही ये हान की आवाज़ सुनती है तो चौंक जाती है। वो अब इसके फेस पे लगे पेंट को ही साफ करने लगता है, बट ये एक्सक्यूज़ करती वहाँ से भाग जाती है। अब ये फिर उसकी बनी पेंटिंग ही देखने लगा था। बाद में इन सास बहू की अंडरस्टैंडिंग देख के तो खुश भी होने लगता है। अब जैसे ही उसे पता चलता है कि असल में इसकी शादी चिंग यैन से नहीं बल्कि वेवे नामी लड़की से हुई है, तो ये भड़क ही जाता है एंड वेवे के पास आके उसे साइड पे ले जाने लगता है कि तुमने मुझसे पैसों के लिए ही शादी की है ना, और तुम असल में हो कौन। अब उसके पास तो कोई और चॉइस थी ही नहीं, सो सारी बात का इसे बता देती है कि मैं सॉन्ग फैमिली की मेड हूँ और उन्होंने ही ज़बरदस्ती मेरी शादी आपसे करवाई। माना मैं पैसों के लिए ही यहाँ पे आई थी, बट मेरे फिर इरादे बदल गए। मैंने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया ना। अगर आप चाहते हैं तो मुझे डिवोर्स दे दें। ऊपर से मॉम की एंट्री होती है कि इधर आखिर चल क्या रहा है, बात तो डिवोर्स तक पहुँच गई है। वे फिर उन्हें सारी बात का बता देती है। मॉम को तो इसके बैकग्राउंड वगैरह से कोई भी एतराज़ नहीं था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो, सो मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों सेपरेट हो। अपने बेटे को भी सख्ती से वो इसे डिवोर्स देने से मना करती हैं। उनके कहने पे ही इसे फिर मजबूरी में वेवे को अपने साथ खाना खिलाने भी लेके जाना पड़ गया था। लग तो साथ में वो काफ़ी गुस्से में ही रहा था। वो फिर से इससे अलग होने की बात करती है। अब ये उसे खामोश करा देता है कि पहले मेरी मॉम इल रहती हैं, मैं उन्हें अब मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता हूँ, सो वैसा ही करो जैसे वो कहती हैं। अब इसे लेता रेस्टोरेंट आ चुका था। इमरजेंसी में कॉल आने पे ये तो फिर साइड पे ही हो जाता है। इतने में चिंग जैन की एंट्री अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। वो इसे काफ़ी पॉइंट आउट करने लगती है कि तुम अपनी ग्रॉस हस्बैंड को छोड़ के इस 5 स्टार रेस्टोरेंट में क्या कर रही हो, बड़े पर निकल आए हैं ना तुम्हारे। ये उसे खुद को कुछ भी कहने से मना करती है कि तुम अगर रिच फैमिली में पैदा हुई हो तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को इंसान भी मत समझो। वो तो इसे थप्पड़ मार देती है कि तुम्हारी मेरे सामने बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई। अब तो इसके साथ साथ इसका बॉयफ्रेंड जो कि जी फैमिली से था इसे क्रिटिसाइज करने लगता है। इतने में जी हैन भी आ ही चुका था और वो इनसे पूछने लगता है कि आखिर तुम दोनों को क्या मसला है। चिंग यान समझती है कि शायद इसने अपना न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया है, इसलिए उसे बातें सुनाने लगती है कि अपने ग्रॉस हस्बैंड को छोड़ के तुम क्या रंग रलियां मना रही हो, अपनी औकात में रहो, हो तो एक सर्वेंट की ही बेटी ना। और फिर इसके इन लास्ट को भी बातें सुनाने लगती है। तो अब ये उन्हें कुछ भी बोलने से रोकती है कि ये ना हो कि तुम्हें अपने वर्ड्स बोलने पे बाद में पछताना पड़ जाए। इससे पहले कि वो इधर उसे थप्पड़ मारती रिहान उसे रोक लेता है। यहाँ पे अपनी बेबी गर्ल की साइड तो ये चमचा भी लेने ही लगता है। इसने तो उसका गिरीबान ही पकड़ लिया था। फिर रिहान उसे छुड़ा के उसका हाथ ही पकड़ लेता है। अब ये उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ, मेरे डैड बहुत जल्दी प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, तो देखना फिर मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। इतने में इसके थर्ड अंकल की एंट्री होती है। उन्हीं के साथ ही इसकी मीटिंग थी। वो जून को जोर का चांटा मारते हैं कि तुमने अभी जिससे बदतमीजी की है वो लिन फैमिली के यंग मास्टर जिहान है, अभी माफ़ी मांगो इनसे। जिहान ने तो अब इसके डैड को प्रेसिडेंट ना बनाने का ही डिसाइड कर लिया था। ये मैडम शॉक है क्या, ये था जिहान जिससे मैंने शादी से इनकार किया। हाय कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे, ये कितना हैंडसम है। ये तो बहुत ही गुस्से में लग रहा था और अंकल की खातिर ही फिर इसे जिहान से अपोलोजाइज भी करना पड़ता है। वो तो दोनों को ही हरगिज़ माफ़ नहीं करने वाला था। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।